तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में, जो कि सुदर्शन चक्र के नाम से प्रकाशित किया गया है। और यह पुस्तक दोस्तों गौरव सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। बहुत ही अच्छे टीचर हैं और इनसे हम भी पढ़े हैं और आप लोग भी पढ़ते होंगे। ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं, ठीक है। और इन्हीं का प्रकाशित किया गया यह पुस्तक है। और इस पुस्तक में दोस्तों इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और विविध सभी जीके जीएस जनरल नॉलेज के सभी विषयों को इसमें डाला गया है। और यहाँ से जो भी प्रश्न करवाए जाएंगे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और वह परीक्षा में आने की संभावना 100% होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे इतिहास के सभी प्रश्नों को। आज हम लोग एक ही वन शॉट में इतिहास के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए तो देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों पृष्ठ संख्या। हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इतिहास में, हम लोग ज़्यादा नहीं, तो 1 से लेके 8 तक, पृष्ठ संख्या 1 से लेके 8 तक ही पढ़ेंगे। और इसमें इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निवारण किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि विषय देख लीजिए। विषय 1 में हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे, ठीक है। भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल कौन से नदी के तट पर स्थित है और इसका खोजकर्ता कौन है और इसका खोज कब किया गया था। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और इतिहास को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा सबसे पहला प्रश्न, चलिए बताइएगा आप लोग। चलिए, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में, ठीक है। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है। चलिए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। सॉरी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। याद करते चलिएगा दोस्तों। चलिए, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसका खोज SR राव जी किए थे, ठीक है। और कब किए थे? तो 1957 से 58 में किए थे, ठीक है। 1957 से 58 में किए थे, ठीक है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज अमलानंद घोष जी किए थे 1951 से 52 में, ठीक है। 1951 से 52 में इसका खोज किया गया था। और रोपर दोस्तों पंजाब प्रांत में स्थित है और रोपर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और इसका खोज दोस्तों यगदत्त शर्मा जी किए थे। कौन किए थे? यगदत्त शर्मा जी के द्वारा इसका खोज किया गया था 1953 से 56 में। 1953 से 56 में इसका खोज किया गया था। चलिए, कोटजी दोस्तों पाकिस्तान में, ठीक है। कोटजी पाकिस्तान में है और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज फजल अहमद खान के द्वारा किया गया था 1953 में, ठीक है। 1953 में कोटजी की खोज की गई थी, सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज फजल अहमद खान के द्वारा किया गया था। चलिए आइए चनहुद्रो के बारे में जाने। तो दोस्तों चनहुद्रो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चनहुद्रो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज NG मजूमदार जी किए थे। NG मजूमदार जी किए थे 1930 से 31 में, ठीक है। 1930 से 31 में चनहुद्रो का खोज किया गया था। रंगपुर जो कि पंजाब प्रांत में है और यह दोस्तों मादर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मादर नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज किया गया, कौन किया था? तो MS वत्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। रंगपुर जो कि पंजाब में स्थित है, रंगपुर शहर का खोज MS वत्स के द्वारा किया गया था और यह दोस्तों मादर नदी के तट पर स्थित है और ये इसका खोज किया गया था 1931 में। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आलमगीरपुर, चलिए आलमगीरपुर यह दोस्तों हिंडन नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1958 में किया गया था, ठीक है। चलिए
सुतकांगेडोर दासक नदी के तट पर स्थित है। सुतकांगेडोर दासक नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज ओरेल स्टाइन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ओरेन स्टाइन के द्वारा किया गया था 1927 में। ठीक है, 1927 में सुतकांगेडोर की खोज की गई थी। कौन किया था? ओरेल स्टाइनिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बनावली दोस्तों, बनावली रंगोई नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बनावली रंगोई नदी के तट पर स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका स्थापना किया गया था और यह दोस्तों 1973 से 74 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और स्थापना किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। याद रखिएगा, संस्थापक रविंद्र सिंह बिष्ट। चलिए धौलावीरा, जो कि धौलावीरा गुजरात में है, यह दोस्तों मनहर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? मनहर नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। 1990 से 91 में इसका खोज किया गया था। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है और पूरब में क्या है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा शहर है? तो उत्तर में दोस्तों मांडा शहर है। ठीक है, मांडा शहर है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, मांडा शहर जम्मू कश्मीर। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा शहर स्थित है? तो मांडा शहर स्थित है। और मांडा शहर कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के तट पर? तो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं दक्षिण में। तो दक्षिण में दाइमाबाद है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में कौन सा शहर है? तो दाइमाबाद है। और दाइमाबाद कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी नदी पर? तो प्रवरा नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा, प्रवरा नदी पर दाइमाबाद है। चलिए आइए तो आलमगीरपुर के जाने। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पूरब में कौन सा शहर है? तो आलमगीरपुर है। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में है, जो कि उत्तर प्रदेश है। और किस नदी के तट पर? तो हिंदन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए पश्चिम में जाने। तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में कौन सा शहर है या फिर कौन सा स्थल है? तो सुतकांगेडोर है। ठीक है, सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान में पड़ता है और किस नदी के तट पर स्थित है? तो दासक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जान गए। चलिए आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या है। तो अब है दोस्तों क्षेत्र है और पुरास्थल है। ठीक है, अब क्षेत्र हम पढ़ लेंगे और पुरास्थल पढ़ लेंगे। तो अफगानिस्तान क्षेत्र में कौन कौन से अब पुरास्थल आते हैं? तो सुतघोई व मुंडी घाट। ठीक है, सुतघोई व मुंगी घाट। और बलूचिस्तान में दोस्तों सुतकांगेडोर, सुतकाको, बलाकोट और मेहरगढ़, ये सभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान में स्थित है। और सिंध प्रांत या फिर पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, कोटदीजी और जूदीर जोधरा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पाक पंजाब में देखेंगे तो हड़प्पा है, गनेरीवाल है और रहमा ढेरी है और सराय खोला है और जलीलपुर और गुमला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए तो हम लोग जानते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे देखेंगे तो पंजाब में, चलिए पंजाब में बताइएगा। तो पंजाब में हम बता चुके हैं कि पंजाब में रोपड़ पड़ता है, संघोल है और बारा है। ठीक है, चलिए हरियाणा में जानेंगे तो बनावली है, मिताथल है, राखी गढ़ी है, बालू है, कुनाल है। ठीक है, आइए अब राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा बहुत ही फेमस है। ये पूछा गया प्रश्न है कि कालीबंगा या पीलीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में जाने तो आलमगीरपुर है और हुलास। ठीक है, हुलास है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर और हुलास। चलिए गुजरात बहुत ही अच्छा है। गुजरात में धौलावीरा है, सुरकोटरा और देसलपुर है। और खंभात की खाड़ी में दोस्तों रंगपुर पड़ता है, लोथल और रोजदी और कुंतासी, नागेश्वर, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र में एक ही है, दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद है जो कि दक्षिण में है, सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में है दाइमाबाद। चलिए अब प्राचीन नाम जानेंगे। तो प्राचीन नाम हम लोग जानेंगे, प्राचीन नाम से भी
प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए प्राचीन नाम जानेंगे। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? चलिए बताइए, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों वितस्ता, ठीक है, याद रखिएगा। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो वितस्ता था। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो आस्कनी था, ठीक है। ब्यास नदी का विपाशा, और रावी नदी का परुसनी, और सतलज नदी का सतुद्री, और काबुल नदी का कुंभा, और कुरुम का क्रुमो, ठीक है। गोमल का गोमती, और घग्घर घग्घर का द्रुष्टद्वी, ठीक है। चलिए आइए, तो इतना हम लोग देख लें। अब आगे हम देखेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। प्रथम प्रमुख बौद्ध संगीति, तो आइए हम लोग जानेंगे कि बौद्ध संगीति कितने हुए थे। तो 4 बौद्ध संगीति हुए थे, ठीक है। 4 बौद्ध संगीति हुए थे, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा बौद्ध संगीति था, वह कौन सा बौद्ध संगीति था जो कि बिहार में नहीं हुआ था। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह बिहार में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली बिहार में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति यह जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि वह कौन सा बौद्ध संगीति था जो कि बिहार में नहीं हुआ था। तो वह दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम साप्ताहिक ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। जब 0 से स्टार्ट हुआ था उसी समय हुआ था। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उस समय शासक कौन थे? तो शासक थे अजात शत्रु, ठीक है। और अजात शत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस समय शासक कौन थे? तो अजात शत्रु थे, जो कि हर्यक वंश के थे। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। ये भी प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में शासक कौन थे, या फिर प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। जब हुआ था तो उस समय शासक या अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और अजात शत्रु उस समय शासक थे, जो कि हर्यक वंश के थे। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, ठीक है, महाकश्यप थे। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय शासक कौन थे? तो कालाशोक थे, ठीक है, कालाशोक थे, जो कि शिशुनाग वंश के थे, ठीक है, शिशुनाग वंश के थे। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सबकामी थे, ठीक है, सबकामी, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय शासक कौन थे? तो कालाशोक थे। और कालाशोक दोस्तों शिशुनाग वंश के थे, ठीक है। ऐसे पूछता प्रश्न कि कालाशोक किस किस वंश के थे, तो आप लोग बता सकते हैं ना। शिशुनाग वंश के थे। कालाशोक किस वंश के थे? तो शिशुनाग वंश के थे। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? सबकामी थे, ठीक है, सबकामी थे। चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में जाने। तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, या फिर शासक? तो शासक थे दोस्तों अशोक थे, ठीक है, शासक अशोक थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो ऐसे हुआ ना कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में किया गया था। और वह दोस्तों मौर्य वंश के शासक थे। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तीस्त थे, ठीक है, मोगली पुत्र तीस्त, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तीस्त थे। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जाने। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ था। यह दोस्तों कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। और प्रथम साप्ताहिक ईसा पूर्व में किया गया था।
और चतुर्थ बौद्ध संगीति में शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क थे जो कि कुषाण वंश के थे। और यह दोस्तों उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो यह दोस्तों वसुमित्र थे। ठीक है, याद रखिएगा वसुमित्र थे। चलिए, तो हम लोग बौद्ध संगीति भी देख लिए हैं। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है, महाजनपद के बारे में जानेंगे। तो कुल महाजनपद की संख्या 16। ठीक है, कुल महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। चलिए अब स्रोत के बारे में जानते हैं। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यह पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इसमें 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। प्रश्न पूछेगा कि अष्टाध्यायी में कितने जनपदों का वर्णन मिलता है? तो 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आइए अब दूसरा देखते हैं। धार्मिक साहित्य बौद्ध या जैन के बारे में जानेंगे। तो इसमें बौद्ध साहित्य का जो जानकारी मिलता है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य का जानकारी किस निकाय में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और इसमें 16 महाजनपद है। कितने? 16 महाजनपद हैं। और जैन साहित्य में भगवती सूत्र, जैन साहित्य का जानकारी किसमें मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। और इसमें भी 16 महाजनपद का व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है, 16 जितने भी महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं ना दोस्तों, तो उस सभी के बारे में अब हम लोग जानेंगे विस्तार से। ठीक है, चलिए आइए तो अब हम लोग जानेंगे महाजनपद कितने? 16 हैं। ठीक है, और उसके उसके कौन कौन से हैं और उसकी राजधानी क्या है ये भी जानेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर बताइएगा, मगध का राजधानी कहाँ था? मगध उस समय, मगध बिहार में पड़ता है और मगध उस समय बहुत शासक मतलब बहुत शक्तिशाली था। तो मगध का राजधानी था उस समय गिरिव्रज या फिर राजगिरी या फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध का राजधानी कहाँ था? तो ऑप्शन से आप लोग मार सकते हैं गिरिव्रज, या गिरिव्रज को ही राजगृह कहा जाता है, और गिरिव्रज या फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, काशी का बताइए। काशी तो वाराणसी, काशी का राजधानी वाराणसी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी, वत्स का राजधानी कौशाम्बी। अंग का राजधानी चंपा, अंग का राजधानी चंपा। कौशल का राजधानी श्रीवास्ती, अयोध्या। ठीक है, वज्जी का राजधानी विदेह। मल का राजधानी कुशीनारा व पावा। ठीक है, कंबोज का राजधानी राजपुरी, कंबोज का राजधानी राजपुरी। गंधार का राजधानी तक्षशिला, गंधार का राजधानी तक्षशिला। सुरसेन का राजधानी मथुरा, सुरसेन का राजधानी मथुरा। अस्मक का राजधानी पोटली। अवंती का राजधानी अवंती का 2 राजधानी था, एक था उत्तरी अवंती और उत्तरी अवंती का राजधानी था उज्जैनी। ठीक है, उत्तरी अवंती का राजधानी था उज्जैनी और दक्षिणी अवंती का राजधानी था महिष्मती। ठीक है, माहिष्मती याद रखिएगा। अवंती अगर पूछे तो अवंती में 2 राजधानी थे। कौन कौन? तो एक था उत्तरी अवंती, एक था दक्षिणी अवंती। और उत्तरी अवंती का राजधानी था उज्जैनी। ठीक है, उत्तरी अवंती का राजधानी था उज्जैनी और दक्षिणी अवंती का राजधानी था माहिष्मती। ठीक है, चलिए मत्स्य का बताइए। तो मत्स्य का विराटनगर। ठीक है, मत्स्य का विराटनगर। कुरु का तो इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चेदी तो शक्तिमती या फिर सोथीवती। ठीक है, और 16 नंबर देख लेते हैं, लास्ट है पंचाल। पंचाल का दोस्तों इसका भी 2 राजधानी है। ठीक है, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल में आहिच्य और दक्षिणी पंचाल में काम्पिल्य। ठीक है, काम्पिल्य याद रखिएगा। चलिए तो आइए अब वंश के बारे में जानें। कौन कौन से राजवंश में कौन से शासक थे, उसकी राजधानी कहाँ थी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो वह मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसका राजधानी वैशाली था। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था और इसका राजधानी वैशाली था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे और इसी के अंतिम शासक हुए थे घनानंद। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद और इन्हीं के नंद वंश के ही अंतिम शासक थे घनानंद, जिसको हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा,
तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद और इसकी राजधानी था पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। चलिए, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। ठीक है, हर्यक वंश का बिंबिसार और इसका राजधानी थी राजगृह। बिंबिसार का राजधानी राजगृह। सतवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक और इसका राजधानी था प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक और इसका राजधानी था प्रतिष्ठान। ठीक है, चलिए कन्नौ वंश में आते हैं। तो कन्नौ वंश वासुदेव, कन्नौ वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलिए कुषाण वंश में, कुषाण वंश का संस्थापक था, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस, कुजुल कडफिसिस। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस था जिसका राजधानी था पुरुषपुर। ठीक है, चलिए गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। हुन वंश का संस्थापक था तोरमान, हुन वंश का संस्थापक था तोरमान और इसका राजधानी था सालेकोट। ठीक है, और वर्धन वंश का संस्थापक था, वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति और इसका सबसे पहले प्राचीन राजधानी थी थानेश्वर। लेकिन जब वर्धन वंश का शासन व्यवस्था जब हर्यक हर्षवर्धन संभाले, वर्धन वंश में ही आते हैं हर्षवर्धन। पुष्यभूति जो है, इनके दो पुत्र, कौन कौन? तो इनके दो पुत्र थे, एक थे राजवर्धन और एक थे हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने ही थानेश्वर से राजधानी कहाँ ले जाते हैं? तो कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन थानेश्वर से राजधानी कहाँ ले जाते हैं? तो कन्नौज। याद रखिएगा, हर्षवर्धन थानेश्वर से राजधानी कहाँ ले जाते हैं? तो कन्नौज ले जाते हैं। और पुष्यभूति के दो पुत्र, एक राजवर्धन थे और एक थे, कौन थे? तो हर्षवर्धन, राजवर्धन हर्षवर्धन, राजवर्धन हर्षवर्धन, ये दो पुत्र थे। और राजवर्धन के मृत्यु के बाद जब हर्षवर्धन शासक बनते हैं तो वह राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? थानेश्वर से कन्नौज ले जाते हैं। चलिए पांड्य वंश के बारे में जाने तो इसके संस्थापक थे नेडियोन। ठीक है, पांड्य वंश के संस्थापक थे नेडियोन और इसकी राजधानी थी मदुरई। ठीक है, इसकी राजधानी थी मदुरई। और चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक था विजयालय और इसका राजधानी था तंजौर। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ था? तो तंजौर था। पल्लव वंश का शासक कौन था? तो सिंहवर्मन चतुर्थ। ठीक है, पल्लव वंश का शासक था सिंहवर्मन चतुर्थ और इसका राजधानी था कांचीपुरम। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक था सिंहवर्धन और इसका राजधानी था कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानो तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग और इसका राजधानी था मान्यखेड़। बहुत बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक और इसकी राजधानी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था और इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। ठीक है, चलिए आइए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है इसमें। अब हम लोग देखेंगे और भी शासक थे, गंगेय थे, चालुक्य थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है, और चालुक्य वंश में बहुत से ऐसे भी वंश हैं जिसमें चालुक्य वंश में एक आता है कल्याणी का चालुक्य, बादामी का चालुक्य, वेगी का चालुक्य। ठीक है, तीन प्रकार के चालुक्य थे, जो कि एक था कल्याणी का चालुक्य और एक था बादामी का चालुक्य और एक था वेगी का चालुक्य। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो तैलप द्वितीय। ठीक है, तैलप द्वितीय था और इसका राजधानी था मान्यखेड़ या कल्याणी। ठीक है, कल्याणी राजधानी हुआ करता था, इसलिए इसका नाम पड़ा कल्याणी का चालुक्य। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों चालुक्य, बादामी का चालुक्य। तो बादामी का चालुक्य, इसका संस्थापक, चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में। और कल्याणी वंश के चालुक्य का संस्थापक तैलप द्वितीय था। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? तो तैलप द्वितीय था, इसका राजधानी मान्यखेड़ या कल्याणी था। ठीक है, अब बताइएगा बादामी के चालुक्य के बारे में।
तो बादामी के चालुक्य का संस्थापक जय सिंह प्रथम था। ठीक है, जय सिंह प्रथम था और इसकी राजधानी वतापी थी। ठीक है, वतापी। चलिए वेगी के बारे में बताइए। चालुक्य, वेगी, वेगी का चालुक्य। ठीक है, वेगी के चालुक्य का संस्थापक था विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन था और इसका राजधानी था वेगी। ठीक है, वेगी था। चलिए आइए होयसल वंश के बारे में बताइए। तो होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। ठीक है, होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। ठीक है, द्वार समुद्र। यादव वंश के संस्थापक भिल्लभ पंचम। ठीक है, भिल्लभ पंचम, यादव वंश के संस्थापक भिल्लभ पंचम थे और इसकी राजधानी देवगिरी थी। ठीक है, देवगिरी थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। कदम्ब वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन। ठीक है, और इसकी राजधानी वनवासी। ठीक है, वनवासी थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो काकतीय वंश का संस्थापक था बीटा प्रथम। ठीक है, काकतीय वंश का संस्थापक था बीटा प्रथम और इसकी राजधानी अमनकुंड थी। अमकुंड। ठीक है, अमकुंड थी। चलिए गंग वंश के संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम थे और इसकी राजधानी थी कुलाल व तलकाड। ठीक है, कुलाल व तलकाड थी। चलिए पाल वंश के बारे में बताने तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और इसकी राजधानी मुंगेर थी। ठीक है, इसकी राजधानी मुंगेर थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत थे और इसकी राजधानी थी लखनऊती और वर्मन वंश के संस्थापक पुष्यवर्मन थे और प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और इसकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और इसकी राजधानी थी कन्नौज। और गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। ठीक है, गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव और इसकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और भी वंश हैं जिसको देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। ठीक है, चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और इसकी राजधानी थी अजमेर। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव और इसकी राजधानी अजमेर थी। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र जिसकी राजधानी थी धारा नगरी। ठीक है, परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र जिसकी राजधानी थी धारा नगरी। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक जिसकी राजधानी थी खजुराहो। ठीक है, चंदेल वंश का राजधानी कहाँ था? तो खजुराहो था। सोलंकी वंश के बारे में जाने तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। ठीक है, मूलराज प्रथम भी इसको बोला जाता है। तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज जिसकी राजधानी अनहिलवार थी। ठीक है, अनहिलवार याद रखिएगा। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज थे और इसकी राजधानी अनहिलवार। ठीक है, चलिए कलचुरी वंश के बारे में जाने तो इसके संस्थापक थे कुक्कल। ठीक है, याद रखिएगा कुक्कल और इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। ठीक है, चलिए आइए आगे। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी राजधानी थी दिल्ली। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही गुलाम थे। कौन थे? इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। चलिए सालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह जिसकी राजधानी विजयनगर थी। ठीक है, और तुल्लु वंश की राजधानी थी। तुल्लु वंश के पहले तो संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। तुल्लु वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे जिसकी राजधानी थी दोस्तों दिल्ली। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे जिसकी राजधानी दिल्ली थी। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज खां। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक खिज खां थे जिसकी राजधानी दिल्ली थी। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक खिज खां थे जिसकी राजधानी दिल्ली थी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी की राजधानी दिल्ली थी। और चलिए संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का जिसकी राजधानी विजयनगर ही थी। ठीक है, चलिए आइए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग जानेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे जो कि इसकी राजधानी दिल्ली थी। और तुल्लु वंश के संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह। तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे जिसकी राजधानी विजयनगर थी। और
आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे। ठीक है, आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे, जिसकी राजधानी पेनुकोंडा थी। और बहमनी वंश के संस्थापक थे हसन गंगू। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे, जिसकी राजधानी गुलबर्गा बीदर थी। ठीक है, गुलबर्गा बीदर। चलिए, आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे। ठीक है, और इसकी राजधानी बीजापुर थी। और निजाम शाही वंश के संस्थापक थे मलिक मोहम्मद अहमद। ठीक है, निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद थे, जिसकी राजधानी थी अहमदनगर। और मुगल वंश के संस्थापक तो आप लोग जानते ही होंगे, बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, जिसकी राजधानी दिल्ली भी थी और आगरा भी थी। ठीक है, और भोसले वंश के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और जिसकी राजधानी रायगढ़ थी। और अपना राजधानी रायगढ़ कब बनाए थे? तो 1664 में बनाए, 1674 में राजाभिषेक किया गया, 1674 में। और उसी समय शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इतना तो अब हम लोग देख चुके हैं। चलिए, तो अब आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एलन एक्टोवियम ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टोवियम ह्यूम थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताइएगा? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ठीक है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और पहली महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में किया गया था। और कांग्रेस के गठन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा। और यह दोस्तों यंग इंडियन थे। ठीक है, चलिए, षड्यंत्र सिद्धांत के बारे में जाने तो इसके संस्थापक थे आरपी दत्त। ठीक है, और लाइटिंग कंडक्टर सिद्धांत किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी दिए थे, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ही थे। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रानाडे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन का कथन था कि डफरिन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री किसने कहा था? चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, चलिए, आइए अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी और कब अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और प्रमुख घटना के भी बारे में जानेंगे। तो 19 सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1986 में, और कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था पहला अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष हुए थे दादा भाई नेहरूजी। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी थे। और इसमें प्रमुख घटना क्या हुआ था? तो नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। कौन से अधिवेशन में? तो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में। ठीक है, याद रखिएगा। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरूजी थे। चलिए, 1987 में बताइए। तो 1987 मद्रास में हुआ था। ठीक है, 1987 मद्रास में हुआ था। और उस समय बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। याद रखिएगा। चलिए, 1888 बताइएगा। तो 1888
1888 बताइएगा। तो 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद स्थल पे हुआ था, तो इसको इलाहाबाद अधिवेशन कहा गया। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। और जॉर्ज यूले ये दोस्तों अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय के द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, 1889 बताइए। तो ये दोस्तों बंबई में किया गया था। ठीक है, 1889 बंबई अधिवेशन। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम बेडरसवर्थ। ठीक है, विलियम बेडरबर्न। ठीक है, इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि में मंडल भेजने का फैसला किया गया था। ठीक है, विलियम बेडरबर्न ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो विलियम बेडरबर्न। ठीक है, विलियम बेडरबर्न थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1890 में चलेंगे दोस्तों। 1890 में तो कलकत्ता अधिवेशन 1890 में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1890 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता थे। और इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था या फिर इसमें भाषण दिए थे। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था या फिर उस समय भाषण दिए थे। ठीक है, चलिए आइए 1896 देखेंगे। तो कोलकाता रहमतुल्ला एम सयानी। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन 1896 में रहमतुल्ला एस सयानी थे। और उसी समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब 1905 देखेंगे दोस्तों। तो 1905 बनारस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में अध्यक्ष बने थे बनारस अधिवेशन के। और उसी बंग भंग की आलोचना दिया गया था। बंग भंग की आलोचना किस अधिवेशन में दिया गया था? तो बनारस अधिवेशन 1905 में दिया गया था। याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1906 में चलते हैं। तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज या फिर स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किए थे। ठीक है, पहली बार स्वशासन या स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिवेशन में किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन से अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा 1906। चलिए सूरत अधिवेशन में 1907 सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष जी थे। ठीक है, रास बिहारी घोष थे। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल के बीच किया गया था। ठीक है, नरम दल और गरम दल के बीच पहला विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 में किया गया था। आइए 1911 में जाने। तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विशन नारायण धर थे। पंडित विशन नारायण धर थे। और इसी समय पहली बार जन गण मन गाया गया था। ठीक है, कौन से अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जन गण मन गाया गया था। चलिए 1905 जान लेते हैं। तो 1915 जान लेते हैं। तो बंबई अधिवेशन हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। इस समय यह बंबई का गवर्नर था। ठीक है, बंबई का गवर्नर था लॉर्ड विलिंगटन, जो कि भाग लिया था 1915 के बंबई अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। चलिए लखनऊ के बारे में जाने। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया था। और अंबिका चरण मजूमदार उस समय अध्यक्ष थे। और नरम दल एवं गरम दल का समझौता किया गया था। नरम दल और गरम दल का समझौता किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग। और इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग में समझौता हुआ था। ठीक है,
चलिए, तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने नारा दिया था और कौन से अधिवेशन में? तो 1916 के 1916 में यह नारा दिया गया था। किसने दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 1917 में देख लेते हैं। तो इसमें कोलकाता अधिवेशन किया गया था और इसकी अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी कोलकाता की डॉक्टर एनी बेसेंट। चलिए 1920 में नागपुर अधिवेशन देखते हैं। तो सी विजय राघवाचार्य थे। ठीक है, कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रतिनिधि घोषित की। ठीक है, प्रतिनिधि घोषित की। आइए 1920 देख लेते हैं। तो विशेष अधिवेशन कोलकाता, जिसमें अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और असहयोग आंदोलन की स्वीकृति हेतु यह अधिवेशन, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति दिया गया था। ठीक है, और एकमात्र बने थे महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन 1924 में एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बने थे और वो भी बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, चलिए 1925 में बताइएगा। तो कानपुर अधिवेशन किया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा और पहली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और पूछे कि दूसरी, ये दोस्तों प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, लेकिन दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू दूसरी। ठीक है, क्योंकि पहली तो बन चुकी थी डॉक्टर एनी बेसेंट 1917 में। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1917 में जानेंगे। तो मद्रास अधिवेशन हुआ था MS अंसारी के द्वारा। ठीक है, MS अंसारी के द्वारा, और इसी में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। ठीक है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में। और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में किया गया था? तो मद्रास अधिवेशन 1927 में किया गया था। ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। 1929 में देखेंगे तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस समय अध्यक्ष बने थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ में करने की अनुमति नहीं मिली थी। ठीक है, चलिए 1931 में अनुमति मिली थी, सॉरी। चलिए 1931 में जान लेते हैं। तो कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अध्यक्ष, और मूल अधिकार का प्रस्ताव एवं गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन दिया गया था। ठीक है, किया गया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 1936 में तो लखनऊ अधिवेशन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी किस अधिवेशन में बताया था? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1937 में जान लेते हैं। तो फैजपुर से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, पहला कौन सा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, चलिए 1938 देख लेते हैं। तो हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका अध्यक्षता किया था और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और इस समय गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कौन से अधिवेशन में त्याग पत्र दे देते हैं? तो वो दोस्तों 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1940 में देखेंगे। 1940 में देखेंगे तो 1940 जो कि रामगढ़ में हुआ था, और
इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे 1940 से 45 तक, 6 साल, 1940 से 45 तक, 40 41 42 43 44 45, 6 साल लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बहुत ही युवा थे। ठीक है, और युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए, और मेरठ से जाने तो मेरठ 1946 अधिवेशन किया गया था जेपी कृपलानी के द्वारा, और आजादी के समय अध्यक्ष थे। ठीक है, पूछे कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। ठीक है, 1948 देखे तो जयपुर अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पटाभी सीतारमैया, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था 1948 में, क्योंकि भारत तो स्वतंत्र हो गया था 1947 में, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1948 जयपुर अधिवेशन में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे, और उन्हीं के अध्यक्षता में स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन को। अब हम लोग जानेंगे प्रमुख पुस्तकों के बारे में। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें देखेंगे तो कौन सी पुस्तक किनकी है, चलिए आइए तो जानते हैं। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा। ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा। कादम्बरी दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा, भगवद्गीता, महाभारत वेद व्यास के द्वारा। अष्टाध्यायी सूत्रपाठ पाणिनि के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि। अर्थशास्त्र चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य। मेघदूत कालिदास। 10 कुमार चरितम दंडी। बुद्धचरित अश्वघोष। ठीक है, बुद्धचरित अश्वघोष। गीत गोविंद जयदेव। शहनामा फिरदौसी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। राजतरंगिणी कलहन। ऐसे याद करते चलिएगा और मेरे साथ बोलिएगा जरूर। ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा। तो पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी। आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल। किताब उल हिंद अल बुरनी। ठीक है, चलिए, तुजुक ए बाबरनामा बाबर। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, या फिर एसेस ऑन गीता। ठीक है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, एसेस ऑन गीता अरविंद घोष। कमायनी जयशंकर प्रसाद। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि। ठीक है, ये सभी प्रेमचंद्र के पुस्तक है, बहुत बार पूछा गया है। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, मंगलसूत्र और साहे वतन, ये सभी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के हैं। चलिए, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। ठीक है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ये भी बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, गीता रहस्य आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ये भी बाल गंगाधर तिलक का है। हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। अब आपसे हम पूछते हैं कि कौन से अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था। आपको आगे पढ़ा चुके हैं, इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो चलिए, अब प्रमुख युद्ध है, अब प्रमुख युद्ध के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, प्रमुख युद्ध के बारे में जाने तो दशराज युद्ध, बताइए, दशराज युद्ध
कब हुआ था? तो वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, 10 राज युद्ध वैदिक काल में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो राजा सुदाज व 10 राजाओं का संघ था जिसका नाम था सुदाज की जीत। ठीक है, चलिए किसका जीत हुआ था? तो सुदाज का जीत हुआ था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। तो हेड स्पीच या फिर झेलम का युद्ध। हेड स्पीच या झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। हेड स्पीच या झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर जीत गए थे। कौन जीता था? तो सिकंदर जीत गए थे। हेड स्पीच का युद्ध कब हुआ था या फिर झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर व पोरस के बीच में हुआ था। और कौन जीतते हैं? तो सिकंदर जीत जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कलिंग। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अशोक व कलिंग के बीच हुआ था। और किसका जीत हुआ था? तो अशोक का जीत हुआ था। ठीक है, अशोक का जीत हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों अशोक व कलिंग के बीच हुआ था। और कौन जीत जाते हैं? अशोक जीत जाते हैं। ठीक है, तराइन का युद्ध बताइए। तराइन का युद्ध 1191 ईसा पूर्व में हुआ, 1191 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान पहले तराइन के युद्ध में जीत जाते हैं, लेकिन दूसरे तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का हार होता है और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। और इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का हार होता है और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब होता है? तो 1194 में होता है। चंदावर का युद्ध 1194 में होता है। और 1194 में किनके बीच होता है? तो मोहम्मद गौरी व जयचंद्र के बीच होता है और मोहम्मद गौरी का इसमें जीत हो जाता है। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 में होता है और इसमें मोहम्मद गौरी का जीत हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और 1526 ईस्वी में किन के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें बाबर जीत जाते हैं। ठीक है, बाबर इसमें जीत जाते हैं। और उसी समय से बाबर मुगल साम्राज्य का विस्तार करते हैं और मुगल वंश का संस्थापक भी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। और खानवा का युद्ध बाबर व राणा संगा के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जीत जाते हैं। ठीक है, बाबर इसमें जीत जाते हैं और राणा सांगा हार जाते हैं। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो तालीकोटा के युद्ध के बारे में जानेंगे। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। दक्कनी सल्तनतें व विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें दक्कनी सल्तनत जीत जाता है। ठीक है, विजयनगर हार जाता है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। अब बताइएगा पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और वह दोस्तों अंग्रेज व सिराजुद्दौला, जिसे हम लोग त्रिकुट सेना भी बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिकुट सेना भी बोल सकते हैं। इसमें 3 राजाओं ने भाग लिया था, जैसे सिराजुद्दौला और अहमद शाह अब्दाली और एक और थे। ठीक है, और तीनों ने भाग लिया था, जिसे त्रिकुट सेना कहा जाता है। तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था और इसमें अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच होता है और इसमें अंग्रेज जीत जाता है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। 1761 ईस्वी में होता है और अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच होता है और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है और अंग्रेज व मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज व मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। देखिए दोस्तों, सॉरी हम गलत बता दिए हैं। यहाँ पे एक ही होगा, अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच में ही हुआ था। यहाँ त्रिकुट सेना नहीं था, यहाँ त्रिकुट सेना था। ठीक है, यहाँ त्रिकुट सेना था। ठीक है, यहाँ त्रिकुट सेना था। बक्सर के युद्ध में किसके बीच युद्ध होता है? तो अंग्रेज व त्रिकुट सेना के बीच, जिसमें कौन कौन थे? तो मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है,
शाह आलम द्वितीय थे। और इसी युद्ध में बक्सर के युद्ध में ही अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को पेंशन दिया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को पेंशन दिया था और इनको भेज दिया था दूसरे जगह। ठीक है, और मुगल बादशाह में कौन से ऐसे शासक थे जिसे पेंशन दिया गया था? तो वो दोस्तों शाह आलम द्वितीय ही थे। ठीक है, याद रखिएगा। और यह दोस्तों अंग्रेज व त्रिकूट सेना के बीच होता है। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक होता है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक होता है और इसमें अंग्रेज व हैदर अली के बीच होता है। ठीक है। अंग्रेज व हैदर अली के बीच में होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चलिए आइए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जाने। तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। किसके बीच? तो अंग्रेज व टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें अंग्रेज का जीत होता है और टीपू सुल्तान का हत्या हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक चला था, जिसमें अंग्रेज व मराठा के बीच हुआ था और जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज व सिखों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए तृतीय आंग्ल सिख युद्ध जाने। तो तृतीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तक हुआ था और इसमें अंग्रेज व सिखों के बीच में हुआ था और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो अब हम लोग जानेंगे प्रमुख संधियों के बारे में। ठीक है, प्रमुख संधियों के बारे में जानेंगे कि सूरत की संधि कब हुई थी, पुरंदर की संधि कब हुई थी, बड़गांव की संधि कब हुई थी, सालबाई की संधि कब हुई थी, इसी बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सूरत की संधि के बारे में जाने। तो सूरत की संधि 1775 में हुई थी। ठीक है, सूरत की संधि 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। याद करते चलिएगा। बड़गांव की संधि कब हुई थी? तो बड़गांव की संधि 1789 में हुई थी। बड़गांव की संधि कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई। तो सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। बेसीन की संधि कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में हुई थी। देवगांव की संधि कब हुई थी? तो देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। ठीक है, चलिए आइए तो अब हम लोग जानते हैं राजापुर घाट की संधि। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में होती है। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में होती है। और नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में होती है। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में होती है। पूना की संधि 1817 ईस्वी में होती है। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में होती है। ये सभी संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए तो अब हम लोग जानेंगे प्रमुख सामाजिक व धार्मिक संगठन के बारे में। ठीक है, प्रमुख सामाजिक व धार्मिक संगठन के बारे में और किस गठन का कब हुआ था स्थापना की और संस्थापक कौन थे, इसी के बारे में जानेंगे। चलिए, आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और किस स्थान पे इसका स्थापना किया गया था? तो बंबई में इसका स्थापना हुआ था। और किस समय हुआ था? तो 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में। और संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, चलिए आइए ब्रह्म समाज के बारे में जाने। तो इसका स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में बंगाल में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय थे। और आदि ब्रह्म समाज का स्थापना 1886 ईस्वी में होता है। 1866 ईस्वी में होता है। कलकत्ता में होता है। ठीक है, कलकत्ता में होता है। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के बारे में जाने। तो इसका स्थापना होता है 1866 में। और कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष कौन थे या फिर संस्थापक? तो केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कब किए थे? तो 1814 ईस्वी में। कहाँ किए थे? तो बंगाल में किए थे।
प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुराम, ठीक है, आत्माराम पांडुराम और एमजी रानाडे, याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराम, एमजी रानाडे, और कब किए थे? 1867 में। कहाँ किए थे? तो महाराष्ट्र में किए थे। वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा न्यूयॉर्क में करते हैं। कब करते हैं? तो 1896 में करते हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में होता है, और 1897 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। तत्वबोधनी समाज का सभा का स्थापना 1839 में कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा होता है, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में होता है, और कर्नल आर्क और मैंडल दो आदमियों के द्वारा करते हैं इसका स्थापना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जान लीजिए। शारदा सदन का स्थापना 1889 ईस्वी में होता है, और कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, और रामाबाई के द्वारा स्थापना होता है। सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, और ज्योतिबाई फुले के द्वारा होता है। और वेद समाज का स्थापना 1864 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? मद्रास में होता है, और के श्री धरलू नायडू करते हैं, ठीक है। मद्रास हिंदू समिति की स्थापना 1904 में होता है मद्रास में, और डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। और अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में होता है। कादियान पंजाब में होता है, और इसके संस्थापक थे गुलाम अहमद, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत ही अच्छा है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महाराष्ट्र में किया जाता है, 1905 में किया गया था। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में होता है अलीगढ़ में, और सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो, ठीक है, हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा 1831 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है। चलिए तो आइए अब हम लोग ये भी देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कुछ और है। तो धर्म सभा का स्थापना 1830 में होता है, बंगाल में होता है, राधा कांत देव के द्वारा होता है। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा 1914 में होता है। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में पूना में होता है, और महादेव गोविंद रनाडे एमजी रनाडे के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए समाचार पत्र के बारे में हम लोग जाने। तो भारतीय इतिहास की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। चलिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र है, और चंद्रपाल के द्वारा न्यू इंडिया के लेखक कौन हैं? तो चंद्रपाल। पंजाबी के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। संध्या के लेखक ब्रह्म माधव उपाध्याय, ठीक है। वंदे मातरम के लेखक अरविंद घोष। युगांतर के लेखक बरिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। भारत माता अजीत सिंह सर्कुलर ए आजादी रामनाथ पुरी। फ्री इंडिया तारका नाथ दास। कॉमनवील साप्ताहिक पत्रिका है, और न्यू इंडिया दैनिक पत्रिका है, जो कि डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा किया गया है, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। स्वदेशी अश्विनी दत्त कुमार के द्वारा किया गया है। द इंडियन ओपिनियन 1930 महात्मा गांधी के द्वारा, और कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, और हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा। तो हम लोग पत्रिका के बारे में जान गए। चलिए आइए अब कुछ नारे देख लेते हैं, ठीक है, वचन एवं नारे के बारे में जान लेते हैं। तो करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, किसने नारा दिया था? चलिए, करो या मरो का नारा और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा दयाराम साहनी के द्वारा, वेदों की ओर लौटा,
वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। और समाजवाद का नारा समाज्य का नाश हो भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। जय जगत विनोबा भावे के द्वारा दिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा दिया गया है। मोहम्मद इकबाल। जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। और पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग नारा भी देख चुके हैं, और चलिए अब हम लोग कुछ और देखते हैं। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे अब अब हम लोग अब दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग भूगोल देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में अब हम लोग भूगोल देखेंगे और पूरे इतिहास को जो जो लाइन इंपॉर्टेंट थे उसको हमने कवर करा दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग भूगोल देखेंगे जो कि चैप्टर 2 है, और आगे चल के इससे बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं और कराया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो राधे राधे।